नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों फीटर ट्रेड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले वाला वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। और ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पे उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है कि विच स्टेक इज यूज फॉर मेकिंग शार्प बेंड। तीखी मोड़ या शार्प बेंड बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं स्टेक है क्या। तो स्टेक जो है एक डिवाइस है जो होल्डिंग डिवाइस है और बेंडिंग डिवाइस है, या फिर बोल सकते हैं इसको फॉर्मिंग डिवाइस है। तो इस प्रकार से स्टेक का यूजेज है। और जब तीखी मोड़ करने के लिए किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है जब उसको तीखी मोड़ देना है या बेंड करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए ये है आपका हैचेट स्टेक, और इसमें द हैचेट स्टेक हैज अ शार्प स्ट्रेट एज बेवेल्ड अलोंग वन साइड। एक साइड में क्या है, शार्प तेज है और बेवेल्ड किया हुआ है। और इट इज यूजफुल फॉर मेकिंग शार्प बेंड। इसका इस्तेमाल क्या किया जा रहा है, शार्प बेंड करने के लिए। तो इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जो बेंड किया जा रहा है वो शार्प का मतलब क्या हुआ कि एकदम तीखी 90 डिग्री पे भी आप इसको मोड़ सकते हैं। तो इसलिए इसका प्रयोग जो है शार्प बेंड करने के लिए। फोल्डिंग द एज ऑफ सीट, सीट को फोल्ड करने के लिए, सीट मेटल को फोल्ड करने के लिए, बॉक्सेज बनाने के लिए, इस प्रकार से हैचेट स्टेक का प्रयोग एज ए सपोर्टिंग टूल्स के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि इस फिगर का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टेक। ये स्टेक कौन सा है, हॉर्स स्टेक है, बिग आयरन स्टेक है, फनल स्टेक है, या क्रेजिंग आयरन स्टेक है। तो दोस्तों ये जो है इसका पॉइंटेड है और वेवल एज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है जो स्टेक, उस स्टेक को फनल स्टेक कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ये है फनल स्टेक, और यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ये फनल स्टेक का इमेज है। दिस स्टेक इज यूज्ड व्हेन शेपिंग एंड सीमिंग फनल्स एंड टेपर्ड आर्टिकल। तो इसका प्रयोग क्या किया जाता है, शेप बनाने के लिए। जहाँ पे टेपर्ड आर्टिकल होता है उसको शेप बनाने के लिए, टेपर्ड शेप बनाने के लिए, सीम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फनल स्टेक का किया जाता है। तो क्वेश्चन में फिगर सेम यही दिखाया गया था कि ये क्या है। तो ये जो है फनल स्टेक का फिगर है। अगला प्रश्न है कि विच फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग टीन सीट। टीन की चादरों की सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो टीन की चादर को सोल्डरिंग करना है तो उसके लिए रेसिन का इस्तेमाल करेंगे, फेस्ट, जिंक क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड। तो जब आपको टीन सीट का सोल्डरिंग करना है तो उसके लिए जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, जिंक क्लोराइड। वही अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग जो है वो कब किया जाता है, स्टील का जब सोल्डरिंग करना हो तो वहां पे अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द सीम यूज्ड इन सीट मेटल जॉइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग। रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, रूफिंग। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कई बिल्डिंग में, घरों में रूफिंग किया जाता है सीट का, सीट मेटल वर्क का। तो उसमें एक जोड़ लगा हुआ रहता है। तो दो रूफिंग सीट को जोड़ने के लिए
किस ग्रूव किस सिम का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है, तो उसके लिए डबल ग्रूव सिम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, डबल ग्रूव सिम। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये एक सिम का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, रूफिंग किया हुआ है और इसमें क्या लगा हुआ है, एक जो है डबल ग्रूव सिम, यहाँ पे एक ग्रूव लगा हुआ है और एक ग्रूव यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, डबल ग्रूव सिम हुआ। तो ये रूफिंग का एग्जाम्पल है। वही रूफिंग और पैनलिंग में जो है वो इस तरह के ग्रूव का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपको डबल ग्रूव सीम का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे रूफिंग और पैनलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज रिवेट इंटरफेरेंस। रिवेट इंटरफेरेंस क्या है? तो रिवेट इंटरफेरेंस होता क्या है कि जब रिवेट के लेंथ का हेड बनाने में जितना लंबाई की आवश्यकता होती है उसे बोला जाता है रिवेट इंटरफेरेंस। तो द लेंथ टू फॉर्म द हेड बनाने के लिए लंबाई, हेड बनाने की जितनी लंबाई की आवश्यकता होती है उसे बोला जाता है रिवेट इंटरफेरेंस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ होल मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित छिद्र का उद्देश्य क्या है? तो ये जो एक छिद्र किया गया है, इस छिद्र का उद्देश्य क्या दिया गया है? क्या अरेस्ट द क्रैक, क्रैक को बंद करना, फैसिलेट इजी बेंडिंग, आसानी से बेंडिंग करने के लिए, मेक गुड अपीयरेंस, अच्छी उपस्थिति बनाने के लिए, या अलाउ क्लियरेंस बिटवीन द इंड, सिरों के बीच निकासी की अनुमति देने के लिए। तो ये होल किया क्यों गया है, इसका क्या कारण है, यही पूछ रहा है। तो इसमें जो है होल करने से होता क्या है कि क्रैक को बंद किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है कि क्रैक को बंद करने के लिए यहाँ पे होल दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। What is the reason for faulty riveting? दोषपूर्ण रिवेटिंग का क्या कारण है? तो देखिए दोस्तों, ये जो है एक रिवेटिंग दोष का एग्जाम्पल है, जिसमें एक रिवेट प्लेट और दूसरे रिवेट प्लेट के बीच में गैप हो गया है। तो ऐसा किस कारण से हुआ है? क्या यहाँ पे बर बिटवीन द प्लेट के बीच में बर होने के कारण, टू लिटिल अलाउंस गिवन, लिटिल अलाउंस बहुत कम अलाउंस के कारण, इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट यानी कि प्लेट के अनुचित जुड़ाव के कारण, या टू मच अलाउंस गिवन, क्या बहुत अधिक अलाउंस देने के कारण हुआ है। तो इसमें ऐसा प्रॉब्लम होने का मेन कारण है कि इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेटों के अनुचित जुड़ाव के कारण क्या हो गया है कि ये जो प्लेट का जो रिवेट का जो हेड है वो नीचे चला गया है। तो इस कारण से ऐसा हुआ है, क्योंकि जो प्लेट है वो बिल्कुल सही तरह से नहीं लगाया गया था। तो इस कारण से ऐसा हुआ। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाउ द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिवेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द एज, साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों, ये एक प्लेट का फिगर है जिसमें एक रिवेट यहां किया गया है। इस प्रकार से एक रिवेट किया गया है। अब पूछ रहा है कि जो रिवेट किनारे से यहां से और ये जो रिवेट किया गया है उसके बीच का जो दूरी होता है, वो पहले रिवेट से किनारे के बीच का जो दूरी होती है वो कितना होती है। तो इसको यहाँ से एक एक्सटेंस लाइन खींच लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा गया है। तो इस डिस्टेंस को कितना होता है? तो जब रिवेट का एज से डिस्टेंस पूछा जाए किनारे से, तो वो होता है 2d। वहीं बात की जाए कि एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की जो दूरी होती है, एक रिवेट ये हो गया
और एक रिवेट ये हो गया। अब पूछा जाए कि इस रिवेट और इस रिवेट के बीच का जो दूरी होगा वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस, एक रिवेट से दूसरे रिवेट का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 3D। 3D ये होना चाहिए 3D। और एज से रिवेट के बीच की दूरी जो होनी चाहिए, किनारे से रिवेट के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो 2D होनी चाहिए। तो ये पूछा था साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको 2D की आवश्यकता होगी। 2D यानी कि 2 गुने डाया ऑफ रिवेट, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एक्स इन हैंड शेयरिंग मशीन? हाथ कर्तनी मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित उस भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पे एक्स के रूप में ये मार्क किया गया है, तो वो किस रूप में जाना जाएगा? तो सबसे पहले जानते हैं ये जो है हैंड लीवर शेयर मशीन है। इसका प्रयोग जो है शीट मेटल वर्क में शीट मेटल को काटने के लिए किया जाता है। तो इसमें यहाँ पे एक लीवर होता है और ये जो दिखाया गया है वो ब्लेड को दिखाया गया है। तो इसमें 2 ब्लेड होते हैं, एक अपर ब्लेड होता है, एक नीचे में यहाँ पे लोअर ब्लेड होता है। तो ऊपर वाले भाग में जो ये पूछा गया है उसे अपर ब्लेड के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन अपर ब्लेड देखिए किसमें है, ऑप्शन डी दिख रहा है, ये जो है अपर ब्लेड। तो ये अपर ब्लेड का एक एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेक इन शीट मेटल वर्क? शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है? तो स्टेक है क्या? तो स्टेक एक सपोर्टिंग डिवाइस है, टूल है और फॉर्मिंग टूल है, बेंडिंग टूल है, जिसका प्रयोग जो है कई तरह के शेप देने में भी किया जाता है। तो स्टेक जो है मेन रूप से जो है वो सपोर्टिंग टूल है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है कि स्टेक जो है शीट मेटल में इस्तेमाल किया जाता है और यह एक सपोर्टिंग सहायता प्रदान करने वाला टूल है। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द टूल मार्क्ड एज एक्स इन रिवेटिंग? रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग उपकरण का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये एक उपकरण है जो रिवेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप रिवेट करते हैं तो इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टूल को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये टूल है क्या। तो ये टूल है कॉकिंग टूल। कॉकिंग टूल होता क्या है, जब 2 प्लेट के किनारों और इसके रिवेट के हेड के किनारों को जब मिलाना हो तब वहां पे कॉकिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो ये है कॉकिंग टूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। वहीं बात की जाए कि फुलरिंग टूल होता क्या है, तो जब 2 प्लेट के किनारों को मिलाना होता है और लीक प्रूफ बनाना हो या फिर फ्लूइड टाइट करना हो तो वहां पे हम फुलरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। और डॉली टूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब रिवेट हेड को सपोर्ट करना हो, तो रिवेट हेड को बचाना हो तो वहां पे डॉली का प्रयोग करते हैं। और रिवेट सेट का प्रयोग क्या करते हैं, जब 2 प्लेटों को एक दूसरे के क्लोज लाना हो तब रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। तो ये जो फिगर दिखाया गया है वो कॉकिंग टूल का है और जस्ट दिखने में ऐसा ही होता है, बट इसके जो एज होते हैं वो उससे थोड़ा ज्यादा, ये जैसे यहाँ पे बहुत शार्प एज बना हुआ है, लेकिन फुलरिंग टूल में इतना ज्यादा शार्प नहीं होता है जितना कॉकिंग टूल में। तो इस तरह से आंसर हुआ इसका। अब इस फिगर को देखिए और इसमें भी एक फॉल्ट के बारे में बताया गया है। तो वो कौन सा दोष है, तो इसमें बताइए ये टू लिटिल अलाउंस के कारण हुआ या फिर बर बिटवीन द प्लेट के बीच में बर के कारण ऐसा ये हुआ है, या होल ऑन द प्लेट नॉट इन लाइन, क्या जो होल है वो प्लेट में बिल्कुल सही लाइन में नहीं किया गया है, या रिवेट बॉडी इज नॉट परपेंडिकुलर, या रिवेट का बॉडी परपेंडिकुलर लंबवत नहीं है। तो ये लंबवत तो है और होल भी बिल्कुल सही लाइन में किया गया है, क्योंकि देख रहे हैं कि ये जो है रिवेट का जो
सेंटर दिखाया गया है वो बिल्कुल सही दिखाया गया है। तो ऐसा होने का कारण क्या है कि यहाँ पे अलाउंस जो है वो बहुत कम दिया गया है। अलाउंस कम देने के कारण इसके हेड जो है वो शॉर्ट हो गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है कि अलाउंस कम कारण देने के कारण ऐसा हो पाया है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि which tool is used to make fluid tight joint by pressing the rivet edge plate। रिवेट एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जस्ट अभी हमने बताया था कि फ्लूइड टाइट करना हो या एयर टाइट करना हो या फ्लूइड प्रूफ बनाना हो तो उसके लिए फुलरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, फुलरिंग टूल। यहाँ पे फ्लूइड से भी आप एक ट्रिक लगा सकते हो कि फ्लूइड टाइट करना है, एफ फ्लूइड है और यहाँ फुलरिंग है, तो इस प्रकार से आप मिला सकते हो फ्लूइड टाइट फुलरिंग टूल। तो इस तरह से एक ट्रिक आप लगा सकते हो। तो ये है फ्लूइडिंग टूल का प्रयोग फ्लूइड टाइट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वाई अलाउंस इज रिक्वायर्ड वाइल मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ सीम एंड हेम। विभिन्न प्रकार के सीम और हेम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो दोस्तों अलाउंस की आवश्यकता जब आप हेम क्या होता है कि सीट मेटल में इसको दो प्लेट को जोड़ने के लिए किया जाता है या उसको बेंड करने के लिए हेम या सीम का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा होता क्या है कि उसको सीम या हेम करते हैं तो उसमें क्या आता है, स्ट्रेंथ मजबूती आती है। तो मेंटेन करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव स्ट्रेंथ, सही आकार बनाने के लिए और ताकत में सुधार लाने के लिए इसलिए हेम का प्रयोग और सीम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि विच सीट मेटल इज इजीएस्ट टू ज्वाइंट एंड सोल्डर। जोड़ और सोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है। तो सबसे आसान किसकी जोड़ और सोल्डरिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे आसान है टीनेड प्लेट। टीन प्लेट को आप बहुत ही आसानी से सोल्डर भी कर सकते हो और जोड़ भी सकते हो। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो है ये काफी बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों यदि आप ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ सकते हैं। और यदि आप ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि पुराने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिस न कर पाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।